गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएड सेकेंड ईयर अर्थात बीएड द्वितीय वर्ष बीएड सेकेंड ईयर में पेपर 10th जिसका नाम है क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव एजुकेशन अर्थात समावेशी शिक्षा का निर्माण। इसमें यूनिट 3 इकाई 3 के अंतर्गत आज हम जानेंगे सेल्फ रेगुलेटेड और पर्सनलाइज्ड इंस्ट्रक्शनल सिस्टम अर्थात स्वचालित अथवा स्व अनुदेशन प्रणाली। सबसे पहले हम इसमें जानेंगे मीनिंग यानी अर्थ। व्यक्तिगत अनुदेशन प्रणाली नवाचार की एक ऐसी विधा है जो बच्चों के व्यक्तिगत अध्ययन पर जोर देती है। इसके प्रवर्तक फ्रेड एस केलर 1963 माने जाते हैं, इसलिए यह विधा केलर प्रणाली के नाम से भी जानी जाती है। अगला पॉइंट आता है आपका इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। स्व अनुदेशन प्रणाली की विशेषताएं। PIS की निम्न विशेषताएं इस प्रकार से 9 बताई गई हैं। नंबर 1, छात्र स्वयं करके सीखते हैं। नंबर 2, छात्र स्वगति से सीखते हैं। नंबर 3, एक इकाई में निपुणता प्राप्त होने के बाद ही छात्र आगे बढ़ते हैं। नंबर 4, इस इकाई में अधिगम निपुणता प्राप्त कर चुके छात्र को अनुकर्ता प्रोटेक्टर बना दिया जाता है। नंबर 5, इसमें मौखिक कार्यों पर कम लेकिन लिखित कार्यों पर अधिक जोर दिया जाता है। नंबर 6, इस प्रणाली में छात्रों को स्वाध्याय के लिए पर्याप्त अवसर मिलते हैं। नंबर 7, इस प्रकार के अनुदेशन से प्राप्त होने वाला ज्ञान स्थायी होता है। नंबर 8, इसमें शिक्षक और छात्रों के मध्य अंतःक्रिया अच्छे से होती है, अतः उनके मध्य दूरी कम हो जाती है। और अंतिम पॉइंट है, ये प्रणाली मनोविज्ञान के प्रबल सिद्धांत पर आधारित होती है। अगला नया हेडिंग आता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेल्फ रेगुलेटेड अर्थात स्वचालित के उद्देश्य। स्वचालित के उद्देश्य के अंतर्गत इसमें प्रणाली में उद्देश्य इस प्रकार से हैं। इस प्रणाली का मुख्य उद्देश्य व्यक्तिगत ध्यान देकर अधिगम को प्रभावी बनाना है। इस प्रणाली में अध्यापक छात्र आमने सामने बैठकर विचार विमर्श द्वारा अपनी समस्याओं को दूर करके अधिगम को सफल बनाने का प्रयास करते हैं। एक तरफा शिक्षण प्रणाली की कमियों को दूर करने हेतु जहां शिक्षक व्याख्यान विधि पर अधिक बल देता है, इस प्रणाली का विशेष महत्व है। छात्र को अपनी गति, रुचि, योग्यता से सीखने की स्वतंत्रता प्रदान करने हेतु इस विधि का प्रयोग किया जाता है। व्यक्तिगत मूल्यांकन हेतु ये प्रणाली उपयुक्त है क्योंकि इसमें छात्र के मूल्यांकन की तुलना अन्य छात्रों से नहीं की जाती है। शिक्षक को इस प्रणाली द्वारा अपने शिक्षण का कार्यक्रम में संशोधन हेतु प्रतिपुष्टि प्राप्त होती है। अंतिम पॉइंट है, इस प्रणाली का एक मुख्य उद्देश्य शिक्षक और छात्र के मध्य अच्छे व्यक्तिगत और सामाजिक संबंधों की स्थापना करना होता है। अगला पॉइंट हमारा आता है एलिमेंट्स ऑफ द सिस्टम प्रणाली के तत्व। डॉक्टर फ्रेड एस केलर 1963 ने बुनियादी तत्वों को निम्न प्रकार से रेखांकित किया है। नंबर 1, अधिगम निपुणता। 1963 ने जब तक छात्र अधिगम में निपुणता नहीं हो जाता वह आगे नहीं बढ़ पाता है। सेकंड पॉइंट बताया है स्वगति। स्वगति के अंतर्गत प्रत्येक छात्र अपने सीखने की वास्तविक गति के साथ आगे बढ़ता है जिसमें अधिगम स्थायी होता है। अगला पॉइंट आता है आपका शिक्षण अनुकर्ता। जिस छात्र से निपुणता प्राप्त कर ली उसे शिक्षण अनुकर्ता कहा जाता है। इस अनुकर्ता के अन्य मुख्य कार्य होते हैं जिसमें अनुकर्ता उत्तरों की समीक्षा करता है, यूनिट परीक्षण का अंकन करता है, निपुणता स्तर का अंकन करता है, आवश्यकता अनुसार अनुवर्ग शिक्षण करता है, छात्रों की परीक्षण इकाई के आधार पर उन्हें पृष्ठपोषण और प्रेरणा देता है। चौथा पॉइंट आपका आता है लिखित सामग्री
लिखित सामग्री के अंतर्गत यह इस प्रणाली की प्रमुख विशेषता है कि संपूर्ण अनुदेशन प्रक्रिया लिखित सामग्री के माध्यम से स्वचालित होती है। 5वां पॉइंट आपका आता है प्रेरणादायक क्रियाएं। इसमें छात्रों को शिक्षकों तथा छात्रों अनुकर्ताओं द्वारा अभिप्रेरित किए जाने की व्यवस्था होती है। 6वां पॉइंट है आपका पुनर्गुणन का सिद्धांत और 7वां पॉइंट है आपका अपव्यय और अवरोधन की समस्या का हल। और नया हेडिंग आता है आपका स्टेप्स ऑफ द सिस्टम, प्रणाली के सोपान। प्रणाली के सोपान के अंतर्गत नंबर 1 इकाई का चयन करना, नंबर 2 इकाई की शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, नंबर 3 अभिप्रेरणात्मक क्रियाएं, नंबर 4 परीक्षण एवं मूल्यांकन और नंबर 5 अधिगम में निपुणता। तो इकाई का चयन के अंतर्गत प्रक्रिया शुरू होने से पूर्व संपूर्ण पाठ्यवस्तु की इकाइयों को बांट लिया जाता है। नंबर 2 शिक्षण अधिगम प्रक्रिया चुनाव के बाद छात्रों को एक ही तरह की स्टडी गाइड उपलब्ध कराई जाती है जिसमें उद्देश्य, प्रस्तावना, शिक्षण प्रक्रिया एवं प्रश्न दिए हुए होते हैं। नंबर 3 आता है आपका अभिप्रेरणात्मक क्रियाएं। जब छात्र अपने अध्ययन को पूर्ण कर लेता है तथा उसका मूल्यांकन कर लिया जाता है तब अच्छी तरह से सफलता मिलने पर उसको पुनर्गुणन दिया जाता है। नंबर 4 परीक्षण एवं मूल्यांकन। परीक्षण एवं मूल्यांकन के अंतर्गत इसमें वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होते हैं। इन प्रश्नों का उत्तर निर्धारित समय सीमा में देना होता है। इस प्रकार छात्रों की बौद्धिक क्षमता की पूरी जांच कर लेने के बाद जब उसकी उपलब्धि 75% तक कर ली जाती है तब उस छात्र को अनुकर्ता बना दिया जाता है और उसे पुरस्कृत अथवा प्रोत्साहित किया जाता है। परीक्षण एवं मूल्यांकन की ये प्रक्रिया शिक्षण अधिगम की हर इकाई के साथ साथ पूरी की जाती है। नंबर 5 अधिगम में निपुणता। 75% उपलब्धि के बाद ही छात्र को अगली इकाई दी जाती है। अगला पॉइंट आता है आपका नया हेडिंग सम मोर सिस्टम ऑफ PSI, स्व अनुदेशन की कुछ अन्य प्रणालियाँ। स्व अनुदेशन की कुछ अन्य प्रणालियाँ इस प्रकार से है। नंबर 1 मॉन्टेसरी प्रणाली, नंबर 2 डाल्टन प्रणाली, नंबर 3 प्रोजेक्ट प्रणाली, नंबर 4 खेल प्रणाली, नंबर 5 प्रश्नोत्तर प्रणाली, नंबर 5 मॉरिसन प्रणाली और नंबर 7 विनेटिका प्रणाली। अगर हम इनको अंग्रेजी में जानें तो फर्स्ट है आपकी मॉन्टेसरी सिस्टम, सेकंड है आपका डाल्टन सिस्टम, थर्ड है आपका प्रोजेक्ट सिस्टम, फोर्थ है आपका प्ले सिस्टम, फिफ्थ है आपका क्वेश्चन आंसर सिस्टम और सिक्स है आपका मॉरिसन सिस्टम और सेवेंथ है आपका विनेटिका सिस्टम। अगला पॉइंट हमारा आता है इट्स मेरिट्स, स्व अनुदेशन के गुण। स्व अनुदेशन के गुण को इस प्रकार से बताया गया है। ये छात्र केंद्रित विधि है। प्रत्येक छात्र स्वगति से अध्ययन करता है। छात्र को स्वयं करके सीखने के अवसर प्राप्त होते हैं। प्राप्त ज्ञान स्थायी होता है। छात्र को स्वयं से अनुभव प्राप्त होता है। छात्र रुचिपूर्वक सीखता है। छात्र के आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। बालक की प्रगति पर उचित मूल्यांकन होता है। स्वयं से निर्णय लेने के कारण समय, अवकाश आदि का सामंजस्य बना रहता है। छात्र एवं शिक्षक के पारस्परिक संबंधों में दृढ़ता आती है। इसमें पिछड़े और प्रतिभाशाली दोनों प्रकार के छात्र लाभान्वित होते हैं। इसी में हमारा अंतिम पॉइंट आता है
इट्स डीमेरिट्स अर्थात स्व अनुदेशन के दोष। इसमें दोष के अंतर्गत पहला पॉइंट आता है, ये खर्चीली प्रणाली है, शिक्षकों की व्यवस्था करने में बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ होती हैं और क्योंकि ऐसे शिक्षकों की व्यवस्था नहीं हो पाती है जो कि ट्रेंड टीचर होते हैं। सभी विषयों को पढ़ाने के लिए ये अनुपयुक्त प्रणाली है क्योंकि सभी विषयों को पढ़ाने में काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सभी आयु वर्ग के छात्रों को पढ़ाने के लिए भी अनुपयुक्त है क्योंकि एक अध्यापक सभी आयु वर्ग के छात्रों को पढ़ाने में सक्षम नहीं हो पाता है। साथ ही सभी बुद्धिलब्धि के छात्रों के लिए ये उपलब्ध अनुपयुक्त है क्योंकि जो कक्षा में सभी बुद्धिलब्धि वाले छात्र होते हैं और उनको जब अध्यापक पढ़ाता है तो उसे पढ़ाने में बड़ी दिक्कत आती है, बच्चों को सीखने में भी दिक्कत आती है, अध्यापक को पढ़ाने में भी समस्या का सामना करना पड़ता है। कई बार शिक्षण अधिगम प्रक्रिया मार्ग से भटकने की संभावना रहती है, ऐसा कई बार देखा गया है। अंतिम पॉइंट है, छात्रों और शिक्षकों के मध्य सामंजस्य न होने की स्थिति में ये प्रणाली अनुपयुक्त रहती है क्योंकि जब तक छात्रों और अध्यापकों के मध्य सामंजस्य नहीं हो पाता है, तालमेल नहीं बैठ पाता है, क्योंकि तालमेल बैठना उनकी विचारधाराओं को समझना, उनके भावों को समझना ही होता है, लेकिन जब तक सामंजस्य नहीं होता है और सामंजस्य ना होने की स्थिति में ये प्रणाली अनुपयुक्त रहती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।